हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी आइस। स्टडी आइस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस मैं दीपक यादव आपके लिए इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में से जो एक्सप्लेन पेज है उसको लिया करेंगे और उसमें जो आर्टिकल्स हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वे विल डिस्कस दैट आर्टिकल्स। उनको हम डिस्कस करेंगे। आप नाम से ही समझ रहे होंगे एक्सप्लेन पेजेस, यानी इसमें डिटेल में एक्सप्लेन्ड आर्टिकल्स मिलेंगे जिसको हम स्टेप वाइज डिस्कस करा करेंगे। ओके, तो चलते हैं कुछ अपने अनअकैडमी की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। 55 दिन से भी कम रह गए हैं, अभी टाइम जो है कम रह गया है। यूपीएससी जो प्रीलिम्स है वो आने वाला है 4 अक्टूबर को। तो अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं आप अनअकैडमी के साथ। उसके बाद 2020 और 21 की जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। एक सब्सक्रिप्शन आप और अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। एक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी पूरी की पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। उसके बाद ढेर सारे बैचेस स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पर। आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर से, और यहाँ पर 14 अगस्त से यहाँ पर जो ढेर सारे बैचेस जो हैं स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए। और आपको देखो, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सब्सक्राइब करते वक्त आपको एक कोड इस्तेमाल करना है, स्टडी आईएस। जो चैनल का नेम है हमारे, स्टडी आईएस का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलने वाला है। तो गाइज ऑफ सभी को चाहिए होता है, तो आप भी ले सकते हैं 10% एक्स्ट्रा ऑफ बाय यूजिंग द कोड स्टडी आईएस। ओके, उसके बाद T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल फ्री है। डेली शाम को 7:30 बजे चलती है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स टेस्ट एनालिसिस होने वाला है आपका, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकेडमी को ढेर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो अप भी कर सकते हैं। नाउ चलते हैं अपने आर्टिकल को जो हम डिस्कस करेंगे आज एक्सप्लेन पेजेस के ऊपर जो प्रेजेंट हैं। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हमारे लिए सबसे पहला आर्टिकल होने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020। इसको डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आज आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस टॉपिक। सब कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब जो अमित खारे जी हैं हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के, इन्होंने डिस्कस करा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और उसका रोड मैप बताया, उसका रास्ता बताया है किस तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाएगा उसे, किस तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा जाएगा, कैसे कैसे चीज़ें सारी लागू होंगी। ये पूरा का पूरा स्टेप वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज स्टे ट्यून टिल द एंड, पूरी वीडियो ज़रूर देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उसके बाद देखते हैं सबसे पहले ऑन इम्प्लीमेंटिंग द NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे जो डिवाइड करा गया है 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में चीज़ें डिवाइड करी गई हैं। पहला क्या डिवाइड करा है, कुछ सर्टेन रिफॉर्म्स हैं जो कि नॉन फाइनेंशियल होने वाले हैं। फाइनेंस क्या होता है, मनी, तो नॉन फाइनेंशियल होने वाले हैं जिसमें पैसा नहीं लगाया जाएगा। यानी कि कुछ रिफॉर्म ऐसे होंगे जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होंगे पार्लियामेंट के अप्रूवल के ऊपर, ठीक है। इसमें कुछ हमें जो कानून वगैरह होगा उसको हम लोगों को रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी जो कि हमारा पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करा जाएगा। ओके, नाउ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ इसमें यही है कि वही चीज़ें इंप्लीमेंट करी जाएंगी यहाँ पर जो कि अप्रूव करी जाएंगी पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है, इसमें 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे ना, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, इसमें कोई हमारा नॉन फाइनेंशियल से रिलेटेड है, कोई हमें हमारा पैसा नहीं लगने वाला इसमें। सेकंड जो है हमारा, इसमें रिक्वायरमेंट रहेगा फंड का, ठीक है। इसमें जो है पैसों की ज़रूरत है। तो जैसे एग्जाम्पल लें तो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं अभी 1500 करोड़ रुपए ईयर, पर ईयर यहाँ पे जो है इस्तेमाल करा जा रहा है 1500 करोड़ रुपए ऑन टेक्नोलॉजी एंड एडल्ट एजुकेशन। टेक्नोलॉजी और एडल्ट एजुकेशन के ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल करा जा रहा है, इतना पैसा जो है लगाया जा रहा है। तो फिर जो सेकंड है, इसमें पैसा इसी तरीके से लगाया जाएगा और यहाँ पर अचीव करा जाएगी मच मोर थिंग्स। आज जितना हम अचीव कर चुके हैं उससे भी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो। और थर्ड चीज़ हम लोग, थर्ड रिफॉर्म क्या है, थर्ड रिफॉर्म में रिक्वायरमेंट है हाई हैवी इन्वेस्टमेंट की, हाई इन्वेस्टमेंट की, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोगों को क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट बहुत हायर चाहिए। आप देखोगे बच्चों के लिए मिड डे मील्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो इसी वजह से हम लोगों को हैवी एक्सपेंडिचर भी चाहिए होगा। ओके, नाउ उसके बाद देखें ऑन टेकिंग द स्टेट्स ऑन बोर्ड। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जो कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट पर हैं।
जैसे कि हमारे आंगनवाड़ी हो गए, प्री स्कूलिंग सिस्टम हो गया, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर जो है ये सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स के पास जो प्री स्कूलिंग होता है, स्कूल से पहले का जो टाइम होता है 2-3 साल, है ना, वो बहुत सारे स्टेट्स के पास है वो सिस्टम, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स के पास नहीं है। तो अब इसको जो है अप्लाई कर दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये इंक्लूड है हमारा आंगनवाड़ी। ओके, 3 साल तक ये इंक्लूड है उसमें, इसको अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी भी हैं, और उनकी उन्हीं के एफिलिएटेड कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह भी हैं, ठीक है। उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, स्कूल्स भी हैं। तो यहाँ पे उन्हें परेशानी होगी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि अचानक से ये चीज़ तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्या चल रहा है 10+2, है ना। उसके बाद यहाँ पर एकदम से अगर बदलना हो 5+3+3+4 आ गया हो, 5+3+3+4 आ गया हमारा सिस्टम, अगर इसे लागू करना है एकदम, तो हम एकदम से तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो इसको धीरे धीरे सबसे पहली बात इंप्लीमेंट करा जाएगा। नेक्स्ट चीज़, सेकंड, यहाँ पर आप देखोगे किसी को फोर्स नहीं करा जाएगा, स्टेट को, किसी भी स्टेट को फोर्स नहीं करा जाएगा, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में, जो ये सिस्टम आएगा, इसके बारे में बेनिफिट्स बताए जाएंगे, इसके फ़ायदे बताए जाएंगे, ताकि वो लोग शिफ्ट करें इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद अब ये हमारा 5+3+3+4 का सिस्टम है, अब आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। तो देखोगे अभी तक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यानी जो अभी चल रहा है हमारा, वो चल रहा है 10+2, 10+2 यानी 11-12 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एज देखोगे 6 से 16 तक आती है, और 2 में जो है एज आती है हमारी 16 से 18। नाउ अब यहाँ पर चेंज हो चुका है, ये सिस्टम हो चुका है 5+3+3+4। अब इसमें क्या होगा, पहले 3 साल, जो 5 साल है स्टार्टिंग है, पहले 3 साल में आप देख सकते हो आंगनवाड़ी यानी प्री स्कूलिंग होगी। फिर 2 साल यहाँ पर क्या होगा, क्लास 1 और 2 में आ जाएगा बच्चा, क्लास 1 और 2 में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा 5 हो गया हमारा कंप्लीट, उसके बाद जो ये 3 वाला सिस्टम है, इसमें देखोगे क्लास 3 से लेके 5 तक, क्लास 3rd से लेके 5th तक बच्चा पढ़ेगा, है ना। ये सिस्टम हमारा क्या, इसमें कौन सी क्लास इंक्लूड होती है, क्लास 3rd से लेके 5th तक। और इसमें कौन सी एज तक के बच्चे आ जाएंगे, 8 से लेके 11 तक के साल के। उसके बाद जो प्लस इसके बाद वाला 3 जो है, अब ये आगे की क्लासेस, 5 के बाद जो 6, 7, 8, जो 6 से लेके 8 क्लासेस, उसके बाद नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, 3 में आ जाएंगी। उसके बाद जो लास्ट बचा हमारा 4, अब 4 में क्या होगा, क्लास 9 to 12 हमारा पूरा लास्ट 4 में आ जाएगा। और आप इसमें ये चीज़ देखोगे, क्या आपके पास क्लास 9th के अंदर ही चॉइस होगी अपने सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए, क्लास 9th में ही आपको अब चॉइस मिल जाएगी। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखें, मोस्ट स्टेट्स जो हैं वो ओके हैं, यानी मोस्ट स्टेट्स तैयार हैं, ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं वो तैयार हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत से स्टेट्स अभी यहाँ पर, बहुत से स्टेट्स में आप देखोगे ये चीज़ें थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती लागू होती भी आ रही हैं। इनफैक्ट जो तमिलनाडु है, ऑलरेडी ऐसी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर कुछ टाइम पहले से ही, और बहुत सारे स्टेट्स के पास हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम लोगों को इस रिफॉर्म को पूरी तरह से लागू करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद एक चीज़ और बताई गई इस पॉलिसी के अंदर, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट, जो ये रिफॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा भारी नहीं कह सकते हम इसे, ये भारी नहीं है, ये ईजिली इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन जब हमारे पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, जो नेक्स्ट स्टेज होने वाली है, उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट होंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब आप समझ लो, किसी यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट होगा, वैसा मत समझना, एक एकेडमिक क्रेडिट हुआ, एकेडमिक क्रेडिट यानी जितनी भी एकेडमिक उसकी क्वालिफिकेशंस होंगी वो सारी चीज़ें होंगी उसके अकाउंट में, है ना। तो यहाँ पर उसके बैकग्राउंड में उसकी जितनी भी उसने पढ़ाई करी अपनी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें इसमें स्टोर होंगी। तो इसके थ्रू देखा जाएगा। अब यहाँ पर समझ लो कि अगर ये ग्रेजुएशन कर रहा है, ठीक है, अब ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन अभी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दौरान 4 साल की चीज़ें हो जाएंगी, 4 साल के कोर्स हो जाएंगे। तो अब जो ये ग्रेजुएशन करेगा इसमें ये मल्टीपल एग्जिट ले सकता है, यानी कि कई बार ये छोड़ भी सकता है बीच में, जैसे पहला साल कर लिया, दूसरे साल ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर अगर तीसरे साल करना होगा इसे कि हाँ यहाँ पर मैं वापस अपना कंटिन्यू करूँगा, तो वो कंटिन्यू कर सकता है वहीं से, यानी उसका पहला साल तो कंप्लीट है, तो अपना सेकेंड ईयर में वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, क्योंकि उसके पास क्या होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा, उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी उसकी एजुकेशन के बारे में। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है इसमें, ठीक है। और ये जो बैंक है इसको रेडी करने की बात करी जा रही है, दिसंबर तक इसको रेडी कर दिया जाएगा। तो चलते हैं आगे। अब 2040 जो है वो डेडलाइन बताई जा रही है, यानी कि 2040 बिल्कुल डेडलाइन हो जाएगी यहाँ पर इस एजुकेशन पॉलिसी की।
अब बिफोर वी स्टार्ट द एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 यानी कि 2021 और 22 के जो सेशन स्टार्ट होंगे उनसे पहले ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है ये वर्किंग में आ जाएगा, काम में आ जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे जो 4 ईयर कोर्स में शिफ्ट होंगे उनके पास मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन होगा। वो कई बार जो है अपना ड्रॉप आउट कर सकते हैं और वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू इस वजह से वो वहीं से कर पाएंगे क्योंकि उनके जो एकेडमिक बैंक क्रेडिट अकाउंट है वहाँ पर उनकी जो बैकग्राउंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी वहाँ पर उसमें प्रोवाइडेड होगी, जिसके थ्रू पता चल जाएगा हाँ इन्होंने ये किया था, तो इसके बाद यहाँ पर अगेन वहीं से ये कंटिन्यू कर सकता है बच्चा। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ऑन द स्कूल साइड जो गिफ्टेड चिल्ड्रन प्रोग्राम देखोगे 5+3+3+4, अब यहाँ पर ये वाला सिस्टम जो आया है ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2021 तक। 2021 से इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ये बात करी जा रही है, ठीक है। उसके बाद ऑन द स्कूल साइड जो सीक्वेंस है विल रिक्वायर क्लासेस टू हैव देयर ओन फ्रेमवर्क, यानी हर एक स्कूल जो है उनका एक फ्रेमवर्क रहेगा, ठीक है। हर एक फ्रेमवर्क को उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। मीन्स क्या फ्रेमवर्क, क्या आप देखोगे ये सिस्टम, ठीक है, 5+3+3+4 बार बार ये सिस्टम आ रहा है। तो इसके बारे में बात करें तो जो पहले 5 साल है इसमें क्लास में बच्चा आप देखोगे सेकंड तक रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद जब वो थर्ड क्लास में आएगा, थर्ड ऑनवर्ड्स जब क्लास 3 में आएगा वो ये वाला सिस्टम जो आ जाएगा, क्लास 3 में आ जाएगा वो, तो क्या होगा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सिलेबस में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो पिछले 5 है, ये स्टार्टिंग का 5 है, इसमें एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह कराई जा रही हैं। लेकिन उसके बाद जो अब यहाँ पर सेकंड में आएगा वो क्लास 3 में आ जाएगा, ठीक है, क्लास थर्ड में आएगा तो फिर सिलेबस इंक्लूड हो जाएगा। तो ये बातें हो गई। उसके बाद ऑन व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम इन द एम्फसिस ऑन मदर टंग। मदर टंग की बात करें कौन सी लैंग्वेज चलेगी स्कूल में। फर्स्ट यहाँ पे क्या हो रही है, व्हाट हैज़ बीन रिटन इन द पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंदर क्या लिखा है, जो मदर टंग होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी, ये काफ़ी सारी स्टेट्स में जो है अपनी खुद की, जैसे मान लो आप किसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो तो उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज ही वहाँ पर स्कूल में इम्प्लीमेंट होगी, कोई दूसरी नहीं इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा छूट मिल गई। और तो स्टेट्स हैं क्योंकि इनके अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, मान लो हर एक स्टेट अलग अलग है, हैदराबाद में तेलुगु बोली जा रही है तो कहीं और कोई और सी लैंग्वेज बोली जा रही है। लेकिन अगर हम एक ही मान लो इंग्लिश हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो दिक्कतें आ जाएंगी सबको। तो क्या करा यहाँ पर, किसी पर्टिकुलर रीजन की अगर कोई भी लैंग्वेज है तो वो उसी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर सकता है। ओके, सेकेंडली जो पीपल ये प्रिज्यूम कर रहे हैं, पीपल यहाँ पे ये क्या सोच रहे हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश डिसकंटिन्यू होने वाला है, इंग्लिश हटने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो जो ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है सिर्फ क्लास 5 तक एप्लीकेबल रहेगा, ग्रेड 5 तक रहेगा। मतलब कि क्लास 5 तक ही आपके पास चॉइस रहेगी कि आप जो रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग होगी आपकी जो पर्टिकुलर एरिया की, आप सिर्फ क्लास 5 तक ही वो स्कूल के ऊपर रहेगा, इंप्लीमेंट करा जाएगा। लेकिन क्लास 5 के बाद जो है नेशनल पॉलिसी कुछ चीज़ें चेंज कर दे रही है। वो क्या चेंज है आप देखोगे कि जैसे कि बट एज सब्जेक्ट सपोज मदर टंग टीचिंग इज इन उर्दू, यानी कि मदर टंग जो है आप जो है वो उर्दू है, ठीक है। अब हैदराबाद में काफ़ी सारे एरियाज है जहाँ पर उर्दू बोली जाती है, ठीक है, काफ़ी सारे एरियाज है जहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। सो दे कैन हैव देयर टीचिंग ऑन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो लोग एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही चीज़ों को पढ़ा सकते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में जो उर्दू है उर्दू में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे उर्दू वहाँ की मदर टंग है, उर्दू में तो पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई और लैंग्वेज लेना चाहें एज अ सब्जेक्ट तो वो कोई और लैंग्वेज भी ले सकते हैं। ओके, दे हैव ईदर तेलुगु और इंग्लिश, तेलुगु ले सकते हैं या फिर वो लोग इंग्लिश ले सकते हैं, इन दोनों में से लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से एक लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बाद कोई और लैंग्वेज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी जा सकती है। कुल मिला के बात ये हो रही है कि मदर टंग है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस आ गई हैं इस हमारी पॉलिसी में, इस पॉलिसी ने काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी है। यानी कि इसमें वन साइज़ फिट ऑल नहीं होना, यानी कि एक साइज़ ही सब जगह फिट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें फ्लैक्सिबिलिटी रहेगी, यानी कि जो भी स्टेट्स जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है देन वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉर अ कंपल्सरी मॉडल एट एवरी लेवल, वी वॉन्ट टू गिव अ चॉइस, यानी कि हम कंपल्सरी लेवल को फॉलो अप नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ चॉइस को दे दिया है, हर चीज़ में चॉइस मिल गई है। सो अब यहाँ पर भी देखो किस चीज़ की चॉइस के ऊपर बात हो रही है। सो इफ़ यू हैव 12 स्कूल्स इन वन लोकेलिटी, सम ऑफ देम ऑल्सो रनिंग इन शिफ्ट्स, यानी आपके पास अगर
आपके एरिया में 12 स्कूल हैं और उसमें उसमें से देखोगे क्या होता है, शिफ्ट, कोई शिफ्ट वाइज स्कूल होता है, ठीक है। मेरी एरिया में भी ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जो कि शिफ्ट वाइज देखे जाते हैं, एक मॉर्निंग की शिफ्ट लगती है, एक इवनिंग की शिफ्ट लगती है, तो यहाँ पर वो भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पहली शिफ्ट है वो दूसरे लैंग्वेज में दी जाए, दूसरे मीडियम में हो, और जो उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट होगी, शाम वाली शिफ्ट होगी, उसमें दूसरी मीडियम में लैंग्वेज दी जाए। यानी कि इस शिफ्ट में कोई और सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है स्कूल पढ़ाने के लिए, इस शिफ्ट में कोई और सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस हो गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ऑन वेदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस कोड एडमिट बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम्स रेदर देन एंट्रेंस टेस्ट। अब जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एडमिशन कैसे लेंगे, बच्चे का एडमिशन उसके बोर्ड एग्जाम्स को, उसके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को देख के लिया जाएगा, बोर्ड के बेस पे लिया जाएगा, ना कि एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर देख के यहाँ पर चीज़ों को लिया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर देखोगे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें यहाँ पर देखे जाते हैं। अब कुछ चीज़ें इस चीज़ के ऊपर, ये जो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ज़रूर सुनना। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि मान लो कोई बच्चा जो है म्यूज़िक में अच्छा है, ठीक है, आप हो, आप यहाँ पर आपका एक तरफ म्यूज़िक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, आप चाहते हो कि यार मैं म्यूज़िक में कुछ करूँगा, मेरा संगीत अच्छा है, मुझे गाना ज़्यादा पसंद है, मेरी हॉबी है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके लिए जो मार्कशीट में एक म्यूज़िक सब्जेक्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपको म्यूज़िक चाहिए तो आप म्यूज़िक भी ले सकते हैं, और जो उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी वो इक्वल ही रहेगी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनसे, ठीक है। अब जो म्यूज़िक की एबिलिटीज़ हैं आप में, ये देखा जाएगा, और ये और जो इसके मार्क्स वगैरह होंगे, इसका भी टेस्ट वगैरह और मार्क्स वगैरह आपकी मार्कशीट में होंगे। यानी कि एकदम इक्वल इंपॉर्टेंस मिलने वाली है। जो म्यूज़िक सब्जेक्ट है आपके अदर सब्जेक्ट से उसके साथ एकदम इक्वली इंपॉर्टेंस मिलेगी। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब हायर एजुकेशन में जाओगे आप, तो फिजिक्स के साथ साथ आप म्यूजिक भी स्टडी कर सकते हो। एक आपके पास फिजिक्स है तो आप म्यूजिक भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास यहाँ पे म्यूजिक है तो फिर वन सब्जेक्ट आप फिजिक्स ले सकते हो और मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट अपना म्यूजिक ले सकते हो और बाकी जो दो सब्जेक्ट हैं उसमें फिजिक्स और मैथ्स भी आप ले सकते हो। यानी कि हर तरफ से आपको ढेर सारी चॉइसेस मिल रही है। म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक ले लो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब आता है, हम ये यहाँ पे हमने जो है इस वाले आर्टिकल को ख़त्म किया। ये पूरा का पूरा हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करा जाएगा, इस पूरा आर्टिकल था, तो इसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कोविड-19 की ट्रैकर के ऊपर है, कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर बताया जा रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे बता दूँ ये आर्टिकल किसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे एंथोनी फॉसी हैं, ये कौन है पर्सनैलिटी, अभी मैं इनके बारे में बताऊँगा। इन्होंने इस पूरे आर्टिकल को बताया है। क्या बोला है, सबसे पहले इस आर्टिकल के हेडिंग क्या है, इवन हाफ इफेक्टिव वैक्सीन विल वर्क। यानी कि अगर हाफली इफेक्टिव होगी, यानी कि आधी आधी काम भी कर रही होगी वैक्सीन, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगी। ओके, नाउ जो एंथनी स्टीफन फॉसी हैं, ये कौन है, ये अमेरिकन फिजिशियन एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सर्व करते हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस स्टडीज़, ठीक है, NIAID, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शियस डिजीजेस में यहाँ पर जो ये इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे सर्व कर रहे हैं 1984 से। यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट कह सकते हो आप, एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा, वायरसेस वगैरह, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान, यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन माने जाएंगे। उसके बाद एंथोनी फॉसी एक टॉप इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि एक्सपर्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, और वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड वॉइस, यानी कि सबसे ज़्यादा विश्वास करा जा सकता है इनके ऊपर, इन करंट पेंडेमिक्स के ऊपर, ठीक है। इन करंट पेंडेमिक को देखकर इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इनके द्वारा क्या क्या बातें बताई गई, इनके द्वारा ये कहा गया, अगर यहाँ पर हाफ इफेक्टिव वैक्सीन, यानी कि कोई वैक्सीन है वो हाफली इफेक्टिव है, आधा काम दिखा रही है, तो वो भी वर्क करेगी, जान तो बचा ही लेगी पर्सन की। उसके बाद इफ़ यू गेट अ वैक्सीन इनटू 2021, अगर आपको 2021 में जो है वैक्सीन मिलेगी, तो आप देखोगे आई बिलीव बाय द ईयर 2021, ये बिलीव करते हैं, इन्होंने खुद बोला कि मैं बिलीव करता हूँ 2021 की एंड तक सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और ये वायरस कहीं से कहीं तक यहाँ पर अब नज़र नहीं आएगा। और दैट डजेंट मीन, सो आई वॉन्ट टू बी क्लियर दैट यू आर गोइंग टू इरेडिकेट दिस वायरस, यानी कि मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि आप इस वायरस को ख़त्म करने वाले हो, कम करने वाले हो, पूरी तरह से कम ख़त्म नहीं होगा, कम करने वाले हो, ओके, बाय द एंड ऑफ 2021। उसके बाद
आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू 2024। किसी ने पूछा यहाँ पर इनसे 2024 तक चलेगा क्या वायरस ये, तो इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि 2024 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं कि 2024 तक चलने के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद चल भी सकता है अगर हम लोग इसको हैंडल नहीं करेंगे प्रॉपरली या फिर सेफ इफेक्टिव तरीके से नहीं रहेंगे, तो फिर यहाँ पर ये हो भी सकता है 2024 तक। तो अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी अपने आप ही करके चलना। उसके बाद you have got to think of the vaccine as tool as to be able to get the pandemic to no longer to be a pandemic। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि पूरी तरह से जो ऐसी वैक्सीन तैयार होगी जो पूरा खत्म कर देगी वायरस को, जड़ से खत्म कर देगी, तो ऐसा नहीं है। वायरस को वेल कंट्रोल करा जा सकता है, पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। एंथनी फॉसी यहाँ पे इन्होंने और क्या बोला, who made no secret of the skepticism for the Russian vaccine for novel coronavirus। नोवल कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाई रशिया ने, उसके लिए इन्होंने बोला कि यार सीरियसली डाउटेड है, इन्हें अभी डाउट है जो वैक्सीन की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को लेकर। ठीक है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में बोला, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स का न्यूज़पेपर है उसमें बताया गया। जो एंथनी फॉसी उन्होंने यहाँ पर इसको जो है क्रिटिसाइज करा कि जो रशियन वैक्सीन है इसके ऊपर इन्हें सीरियसली डाउट है कि यहाँ पर ये बेनिफिट देने वाली है या नहीं। देखो, वैक्सीन होना अलग बात है और वैक्सीन जो है एक प्रूव वैक्सीन होना कि हाँ यहाँ पे इफेक्टिव वैक्सीन होना अलग बात है। ठीक है, हैविंग अ वैक्सीन और वैक्सीन इज सेफ एंड इफेक्टिव, ये दोनों ही अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीन बना ली है, उसका लास्ट ट्रायल हुआ नहीं है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो जो स्पुतनिक वी है, हमारी स्पुतनिक 5 है रशिया ने जो अभी बनाया है, तो जिसे हम फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसका लास्ट ट्रायल नहीं हुआ है, तो लास्ट ट्रायल नहीं हुआ है तो उससे पहले कैसे डिक्लेयर कर सकता है कोई कि वैक्सीन सेफली, यहाँ पर सेफ्टी है बिल्कुल वैक्सीन से, तो ऐसा पहले डिक्लेयर नहीं करा जा सकता। उसके बाद हंट फॉर कोरोना वायरस वैक्सीन द स्टोरी सो फार, अभी स्टोरी बताई जा रही है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर, उसके बारे में बताएं। मोर देन 160 वैक्सीन जो है 160 वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स में पहुंची, जिसमें से जो 29 हैं सिर्फ और सिर्फ 29 जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए पास करी गई। फिर जो 6 हैं वो फाइनल स्टेज तक पहुंची, 6 वैक्सीन फाइनल स्टेज तक पहुंची, फेज 3 तक, ह्यूमन ट्रायल के फेज 3 तक जो है फाइनल स्टेज तक पहुंची, सिर्फ और सिर्फ 6 वैक्सीन 160 में से। एटलीस्ट यहाँ पे जो 8 वैक्सीन हैं वो डेवलप करी गई हैं, यहाँ पर इंडिया के द्वारा करी गई थी, जिसमें से जो 2 हैं 2 फेज 2 ट्रायल्स में चल रही हैं। अपना फेज 1 ट्रायल उन्होंने खत्म कर लिया है, फेज 2 ट्रायल पे चल रही हैं, और फेज 2 ट्रायल हो जाएगा तो वो लास्ट फेज पर होंगी। फिर उसके बाद अगर वो भी इफेक्टिव निकलता है देन डिक्लेयर कर दिया जाएगा वो कोरोना वायरस की वैक्सीन है। ओके, तो गाइस ये पूरा आर्टिकल था, इसके बारे में भी आप आइडिया रख सकते हैं कौन है एंथनी फॉसी, ठीक है, और यहाँ पर क्या इनकी सोच है। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो गाइस आज हमने इसको कवर कर लिया है, तो आज का हमने एडिटोरियल एक्सप्लेन पेज को कवर किया है। अब आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल के एडिटोरियल एक्सप्लेन पेज पर। तो आज के लिए बाय बाय।